मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स चैप्टर। ठीक है, चैप्टर फिफ्थ पढ़ रहे हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। इसमें हम मिनरल रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ चुके हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्स। देखो एनर्जी रिसोर्स क्या होता है। एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी मतलब जिनसे हमें बिजली मिलती है, उसको हम एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि अब इसको हमने 3 टाइप्स में बांटा है। आपकी बुक में 3 टाइप्स में एनर्जी रिसोर्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, कैटल, डंग केक, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ें आती हैं कन्वेंशनल सोर्सेज में। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आते हैं सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। तो ये 2 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जैसे कि मैंने ऊपर बताया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है कोल। कोल देखो बच्चों, इंडिया जो है कोल जो है वो इंडिया में मोस्ट अबंडेंट अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है। एज अ फॉसिल फ्यूल इस इंडिया में इसको यूज़ किया जाता है। किसको? कोल को। 3 तरह का, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोल। 3 तरह के कोल होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का कोल है लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट जो है लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है विथ सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। लिग्नाइट जो है ब्राउन कलर का लो ग्रेड का कोल होता है। इसको सबसे लो ग्रेड का ये कोल होता है और ये सॉफ्ट होता है और इसमें मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर होता है। इसके अलावा ये लिग्नाइट जो है वो पाया जाता है नेवेली, तमिलनाडु में, और इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। दूसरे टाइप का कोल है बिटुमिनियस। बिटुमिनियस जो है वो मोस्ट पॉपुलर यूज्ड कोल है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोल है बिटुमिनियस। यूज स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। जो आयरन को स्मेल्ट करके या आयरन ओर से जब आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है एंथ्रोसाइड। एंथ्रोसाइड आयरन जो है वो हाई क्वालिटी हार्ड कोल है। ये इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है और ये हार्ड भी होता है। अब ये मेटोलॉजिकल कोल फाउंडेड दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड। कोल जो है वो ज़्यादातर कोल जो है वो पाया जाता है दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। कोल फील्ड जो इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है हमारे देश में वो है झरिया, रानीगंज और बोकारो में। गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज में कोल डिपॉजिट्स जो है वो पाए जाते हैं। ये इनकी वैलीज में कोल डिपॉजिट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। टर्शरी कोल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो बच्चों है कन्वेंशनल सोर्स वो है पेट्रोलियम। कन्वेंशनल सोर्स का दूसरा एग्जांपल है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो टर्शरी एज के रॉक्स में पाया जाता है। 63% पेट्रोलियम जो है वो मुंबई हाई से मिलता है। मुंबई के जो हाईलैंड है, मुंबई के जो प्लेट्यूज हैं वहाँ से मिलता है। इसके अलावा 18% कोल जो है वो गुजरात और अखिलेश्वर ऑयल फील्ड से पाया जाता है। 16% ऑयल पेट्रोलियम जो है वो आसाम के दिग्भोई, नाहरकटिया और मरम हुगरीजन ऑयल फील्ड से पाया जाता है। दिग्भोई असम का जो है वो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है दिग्भोई। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है वो एक एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री जो है ये भी इसको पेट्रोलियम को यूज़ करती हैं, यानी कि पेट्रोलियम का यूज़ इन इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो भी एक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है ये, और इसमें लो कार्बन डाइऑक्साइड
इसके अलावा ये सीएनजी इन व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, गाड़ियों में एज अ सीएनजी गैस इसको यूज़ करते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में, गल्फ ऑफ कम्बे में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, मुंबई हाई में। उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थ्रू पाइपलाइन किया जाता है, पाइप के द्वारा इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर इज द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन, ये सबसे बड़ी पाइपलाइन है, करीब करीब 1700 किलोमीटर पाइपलाइन है जिसमें नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी, गुजरात से लेकर के जगदीशपुर तक इसका ट्रांसपोर्टेशन इस पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कन्वेंशनल रिसोर्स है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इलेक्ट्रिसिटी जो है दो टाइप की होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो बाय द फोर्स ऑफ वाटर, वाटर के फोर्स से बनाई जाती है, वाटर के प्रेशर से बनाई जाती है। भाखड़ा नागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक, भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट और दामोदर वैली से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद दूसरी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ये बाय कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ये बनाई जाती है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक थी वो किससे बनती थी? वो बनती थी फोर्स ऑफ वाटर से। और जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है ये बनती है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की हेल्प से। करीब करीब हमारे देश में 310 थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में। तो ये तो थे बच्चों आपकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब दूसरे टाइप की एनर्जी होती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में देखो सबसे पहला होता है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी obtained by altering the structure of atoms, electric power is produced for the energy releasing through this process। इस प्रोसेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पावर है वो बनाई जाती है। यूरेनियम और थोरियम which are available in झारखंड, राजस्थान, केरला are used for generating nuclear power। न्यूक्लियर पावर को बनाने के लिए इन चीज़ों का, यूरेनियम और थोरियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों सोलर एनर्जी, ये भी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। फोटोवोल्टेनिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो सनलाइट एनर्जी होती है, सनलाइट को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो इंडिया में है वो है माधापुर नियर भुज इन गुजरात, गुजरात के माधापुर में ये सोलर प्लांट है सबसे बड़ा। उसके बाद है बच्चों विंड एनर्जी। विंड एनर्जी देखो लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इन लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। ये सबसे लार्जेस्ट विंड क्लस्टर है जो कि तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक है, मदुरई में भी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप एंड महाराष्ट्र ये इम्पोर्टेंट यूजिंग विंड फार्म्स हैं यहाँ पर भी। उसके बाद नागरकोइल और जैसलमेर जो है वो इफेक्टिव यूज़ ऑफ विंड एनर्जी, ये यहाँ पे विंड एनर्जी जो है वो पूरी तरह से यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है बायोगैस। श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो वेस्ट होता है, श्रब्स का वेस्ट, फार्म का वेस्ट, एनिमल्स का और ह्यूमन वेस्ट, इन सब से बायोगैस बनाई जाती है और इसको यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक कंजप्शन में, मतलब घरेलू गैस के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड गैस विच हैव हाई थर्मल एफिशिएंसी। ये जो है डिकम्पोजिशन के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए ये इसमें हाई थर्मल एफिशिएंसी भी होती है। नेक्स्ट बच्चों नॉन कन्वेंशनल सोर्स है टाइडल एनर्जी। फ्लडगेट डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस इनलैंड टू यूज ओशन टाइड्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो ओशन टाइड्स होती हैं, जो ओशन की जो लहरें होती है, करंट्स होते हैं, उनसे वो जो है वो जो डैम्स के फ्लड गेट्स होते हैं, जो डैम्स में गेट्स लगा दिए जाते हैं, उस गेट से जो ओशन करंट्स आता है, उस ओशन करंट से ये टाइडल एनर्जी बनाई जाती है। 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी पावर प्लांट इज सेटअप इन गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में ये पावर प्लांट, इसका टाइडल एनर्जी पावर प्लांट लगा है, जहाँ पे 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी पावर जो है वो प्रोड्यूस होती है।
कच बाय द नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। ये नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद बच्चों देखो एक और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy, heat and electricity produced by using the heat from the interior is called geothermal energy. The steam rising from Earth's surface due to the heating inside Earth is used to generate electricity. One such project is located in the Parvati Valley near Maikan in Himachal Pradesh and other is located in the Puga Valley, Ladakh. ये दो जगह जियोथर्मल एनर्जी है। एनर्जी, अब हमने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स का भी पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी इज नीडेड एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं, जो 3 सेक्टर्स हैं, उन तीनों सेक्टर्स के लिए जो एनर्जी है वो बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटली कंजप्शन ऑफ एनर्जीज ऑल फॉर्म हैज़ बीन स्टेडली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में जो एनर्जी है वो हमारे उसका जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब कि हर एंगल से, हर ऑल फॉर्म में, सभी तरीक़ों से ये जो है इसका ये जो है ये राइज हो रहा है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से हमें अर्जेंट नीड है कि हम इसको डेवलप करें और इसको सस्टेनेबल पाथ में एनर्जी को डेवलप, मतलब कि इसको एनर्जी जो है इसको सेव करें, इसको कंजर्व करें और इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे प्लान्स करें। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और 2 वेज ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। अगर एनर्जी को प्रमोशन करने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए हमें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को भी यूज़ करना, डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि इंक्रीज, मतलब कि बढ़ाना पड़ेगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। वी हैव टू, अब देखो, वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिट एनर्जी रिसोर्स। हमें जो है, अब देखो बच्चों, आपने पढ़ा मिनरल और एनर्जी रिसोर्स। मिनरल और एनर्जी रिसोर्स को हमें जो है, हमें चाहिए कि मिनरल और एनर्जी रिसोर्स को एक सही तरीके से, सही जुडिशियस तरीके से, एक लिमिट, हमारे पास जो है ये एनर्जी रिसोर्स जो है ये क्या है, लिमिट है, तो हमें इसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से इनको यूज़ करेंगे तो ये फ्यूचर के लिए हमारे पास सेव रहेंगे और हमें आगे भी ये काम आते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ा। मिनरल्स में हमने फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स पढ़े थे, और एनर्जी रिसोर्सेज में हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको दोबारा से सुनिए, अपनी बुक से भी एक बार, अपने एनसीईआरटी बुक से भी एक बार चैप्टर को रीड कीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आप मेरी वीडियोस को, क्योंकि आपके और भी दूसरे स्कूलों के बच्चे होंगे जो आपके साथ आपकी क्लास में होंगे, ताकि वो लोग इस वीडियो को देख सके, मेरी वीडियोस जितनी भी हैं उनको देख सके। तो आप लोग शेयर कीजिए इसको। कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म।